दोस्तों नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी की क्रिया के बारे में। ठीक है, क्रिया या वर्ब, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो क्रिया पढ़ने के पहले हम लोग क्रिया से संबंधित एक शब्द है जिसका नाम है धातु, इसको देख लेते हैं। धातु क्या होता है? तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको कहा जाता है धातु। ठीक है, और धातु में ना जोड़कर जो शब्द बनता है उसी को कहा जाता है क्रिया। याद रखना, ठीक है, ये प्रश्न आ चुका, याद रखना। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु में ना जोड़कर क्या बनाया जाता है? क्रिया। मतलब हम इसका सूत्र बना सकते हैं, धातु धन ना, ठीक है, बराबर क्या बन जाता है? क्रिया। ठीक है, बराबर क्रिया। याद रखना, जैसे देख सकते हैं लिख धातु है, ना जोड़ दिए लिखना, क्रिया हो गया। चल धातु है, ना जोड़ दिए चलना, क्रिया हो गया। उसी प्रकार खेल धातु है, ना जोड़ दिए खेलना, ये क्या हो गया? क्रिया हो गया। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। निश्चित तौर पर यदि आप ध्यान देके पढ़ेंगे तो एक बार में याद होगा जी, मैं चैलेंज करता हूँ। उसके बाद प्रश्न आ चुका है दोस्तों कि जो धातु है ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो धातु व्युत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की होती है। एग्जाम में आ चुका है, वहां पर लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, जो धातु है वह व्युत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। तो ये शब्द से स्पष्ट हो चुका है कि मूल धातु मतलब वह स्वतंत्र होता है, मूल है वो, और यौगिक मतलब योग से बना है, ठीक, जुड़ाव से बना है। तो देख लीजिए मूल धातु किसे कहते हैं? वे धातु जो दूसरे पर आश्रित नहीं होते अर्थात स्वतंत्र होते हैं, इन्हें मूल धातु कहते हैं। जैसे देख, खा, पी, चल, रह इत्यादि। उसी प्रकार यौगिक धातु किसे कहते हैं? तो वे धातु प्रत्येक योग से बनती हैं, इस कारण इन्हें यौगिक धातु कहते हैं। जैसे पढ़ा से पढ़ना या पढ़ से पढ़ना, खेल से खेलना। ठीक है, उसके बाद यौगिक धातु रचना के आधार पर तीन प्रकार की होती हैं, याद रखना। एक आपका प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा यौगिक क्रिया और तीसरा नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक में आपको क्या मिलेगा? इसके प्रेरणा मिलेगा उससे। ठीक है, प्रेरणा के तहत होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर उठ से उठना और उठाना, ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया जाएगा। दे से देना और दिलवाना, लिख से लिखना और लिखवाना। उसी प्रकार यौगिक क्रिया वह क्रिया जो दो या दो से अधिक धातुओं के सहयोग से बनते हैं। जैसे चल धन ना बराबर चलना, तो वहीं से चलाना जाएगा। चल धन आना चलाना, उठ धन आना बराबर उठाना, पढ़ धन आना बराबर पढ़ाना। ठीक है, नाम धातु क्रिया वह क्रिया जो संज्ञा या विशेषण से बनता है। जैसे संज्ञा से बन रहा है बात से बतियाना, विशेषण से बन रहा है गरम से गरमाना। तो यदि इसको आप याद नहीं रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन इनको याद रखना बेहद जरूरी है कि धातु किसे कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़कर क्रिया बनाया जाता है। ठीक है, सामान्य तौर पर ये सूत्र हम देख सकते हैं, धातु धन ना बराबर क्रिया हो जाएगा। ठीक, उदाहरण देखिए हम लोगों ने। उसके बाद धातु व्युत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार होते हैं, एक मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। और यौगिक धातु के तीन प्रकार हैं, इनके जो पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, ये है क्रिया। क्रिया क्या होता है, वर्ब क्या होता है? तो किसी भी कार्य को करने या होने का जो बोध होता है जिस शब्द से, उस शब्द को कहा जाता है क्रिया। सिंपल शब्द है। ठीक है, काम का नाम बताने वाले शब्द को, काम के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं, याद रखना। ठीक है, उसके बाद जो क्रिया है यह एक विकारी शब्द है। ठीक है, यह एक विकारी शब्द है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि हिंदी में जो क्रिया है वह लिंग वचन पुरुष के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है जी, जैसे मोहन पढ़ रहा है, यहाँ पर लिखा सकता है सीता पढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए पढ़ रहा है, पढ़ रही है, तो ये लिंग के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हुआ, अतः क्रिया एक विकारी शब्द है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करेंगे कि जो क्रिया होता है वह रचना के आधार पर दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन से दो प्रकार का? एक सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक। हिंदी में याद रखना स मतलब, यदि कहीं मिलेंगे आपको स मतलब तो साथ और अ मतलब नहीं, कहीं भी याद रखना। ठीक है, तो अकर्मक मतलब वह क्रिया
जिसमें कर्म नहीं होता, अकर्मक। ठीक है, सकर्मक मतलब वह क्रिया जिसमें कर्मक सहयोग, कर्मक साथ में होता है। कर्मक मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सीधा सीधा बोल सकते हैं सकर्मक से आशय, ट्रांजिटिव वर्ब से आशय वह क्रिया जिसमें कर्म होता है। ठीक है, वह क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता। ठीक है जी, देखते हैं दोनों में बेसिक अंतर क्या है। सकर्मक में इसमें याद रखना कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, सकर्मक में याद रखना इसमें कर्म की प्रधानता होती है और इसमें कर्म अनुपस्थित रहता है। याद रखना इसमें कर्म की प्रधानता होती है और इसमें कर्म अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है अर्थात कर्म की प्रधानता होती है उसे सकर्मक कहते हैं। और इसमें क्या होता है जी, जिन क्रियाओं के क्रियाफल कर्ता में ही रह जाता है उन्हें अकर्मक कहते हैं। जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा, तो यहाँ पर पीटना क्रिया हुआ, तो इसका प्रभाव, क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, लड़के के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा आपका सकर्मक हो जाए। जैसे राम बजाता है, तो यहाँ पर जो बजना वाला कार्य है या किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो राम के ऊपर ही। ठीक है, तो ये आपका सकर्मक हो गया, ये आपका अकर्मक हो गया। ठीक है, तो अकर्मक के कुछ उदाहरण जैसे तैरना, तो ये खुद के ऊपर होगा ना जी, तैरना हुआ, सोना, ठहरना, मरना, जीना, नहाना, छींकना, खांसना, रोना, हंसना, चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, लजाना, ये खुद के ऊपर प्रभाव पड़ेगी। इतने भी क्रिया मैंने बताया ये खुद के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, इस कारण इसमें कर्म की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब नहीं। इस आधार पर ये समस्त जो क्रिया हैं ये क्या कहलाते हैं, अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। ये हमारे विशिष्ट हिंदी पुस्तक में बढ़िया ध्यान से एकदम डिटेल से दिया हुआ है, आपको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं, पुस्तक सामने में रखिए और इसको अंडरलाइन करते जाइए और याद करते जाइएगा। ठीक है जी, चलिए अब इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, तो इन पॉइंटों के आधार पर आप नहीं पकड़ सकते कि कौन सा सकर्मक है कौन सा अकर्मक है। मैं इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक को आप देखिए फिर हम लोग आते हैं। ठीक है, ये इसका एक ट्रिक है, हमारे पुस्तक में दिया हुआ है पेज क्रमांक 222 फोर्थ एडिशन में। ठीक है, देखिए क्या करना है, पहले इसका चरण है, यहाँ पर आप लिख सकते हो पुस्तक में भी, सकर्मक अकर्मक पहचानने के तरीके। पहला काम करना है कि सेंटेंस में आपको देखना है ऑब्जेक्ट, ठीक, कर्म है कि नहीं। यदि नहीं है तो वह 100% क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। यदि नहीं है तो, यदि है तो 50-50% चांस है कि अकर्मक होगा, 50-50 चांस है कि सकर्मक होगा। दूसरा सेंटेंस क्या करेंगे, दूसरा कर्ता और क्रिया के मध्य, याद रखेंगे कर्ता और क्रिया के मध्य क्या, किसको, किसे। ठीक है, क्या, किसको और किसे लगाकर प्रश्न करेंगे। यदि किसी एक का उत्तर मिल गया तो एक कर्मक, दो का उत्तर मिल गया द्विकर्मक, तीन का उत्तर मिल गया तब भी द्विकर्मक होगा। ठीक है, तीन का भी उत्तर मिल गया तब भी याद रखना द्विकर्मक होगा। ठीक है, बनेगा जी, ध्यान रखना। इसका जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको विशेष ध्यान रखना। हमको सबसे पहले सेंटेंस में देखना है ऑब्जेक्ट या कर्म है कि नहीं। यदि नहीं है तो 100% अकर्मक हो जाएगा, यदि है तो 50% सकर्मक, 50% अकर्मक होने की चांसेस हैं। अब क्या करेंगे, कर्ता और क्रिया के मध्य, ठीक है, कर्ता और क्रिया के मध्य क्या, किसको, किसे लगाकर प्रश्न पूछेंगे। किसी एक का उत्तर मिलेगा तो किसी एक का उत्तर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, सकर्मक या एक कर्मक, दो का उत्तर मिलेगा द्विकर्मक, तीन का मिलेगा तो भी द्विकर्मक होगा। ठीक है, बन जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अकर्मक सकर्मक दिया है। ठीक है, ये सेंटेंस अकर्मक वाला है। राम सोता है, गेहूं पीस रहा है। ठीक है, गेहूं पीस रहा है, तो यहाँ पर जो पीसने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, गेहूं के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका अकर्मक हो जाएगा। श्याम सोता है, तो यहाँ पर सोना का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, श्याम मतलब कर्ता के ऊपर। तो पहले चीज तो इसमें देख लो कर्म है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं मतलब 100% क्या होगा, ये अकर्मक होगा। उसी प्रकार रोती है, ठीक, इसमें रोने का प्रभाव ज्योति के ऊपर पड़ रहा है। नेक्स्ट, राम दौड़ा, दौड़ने का प्रभाव राम के ऊपर पड़ रहा है। मैं रुक गया, इसमें रुकने का प्रभाव मेरे ऊपर ही पड़ रहा है। नेक्स्ट, खिलौना टूट गया, टूटने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, खिलौना के ऊपर। ठीक है, राहुल सो गया, सोने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, तो राहुल के ऊपर, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सकर्मक।
राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, तो यहाँ पर पत्र ऑब्जेक्ट हो गया जी, लिखना क्रिया हो गया। तो देख लीजिए राम क्या लिखता है, पत्र लिखता है। राम किसको लिखता है, नहीं मिल रहा है उत्तर। राम किसे मिलता है, किसे लिखता है, इसका भी उत्तर नहीं मिल रहा है। तो इस आधार पर ये क्या जाएंगे, सकर्मक हो जाएगा। मैं बालक को जगवाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर बालक क्या हो जाएंगे, कर्म हो जाएगा। मैं क्या जगवाता हूँ, उत्तर नहीं मिल रहा है। मैं किसको जगवाता हूँ, तो बालक को। मैं किसे जगवाता हूँ, इसका भी उत्तर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो एक का उत्तर मिला जी, किसको का, ठीक है। नेक्स्ट, मदन गोपाल को हंसा रहा है। मदन क्या हंसा रहा है, ठीक है, तो नहीं मिल रहा है। मदन किसको हंसा रहा है, तो गोपाल को हंसा रहा है, ठीक है। मदन किसे हंसा रहा है, ठीक है, तो गोपाल को हंसा रहा है। उसने कार बेच दी, ठीक है, उसने क्या बेच दी, तो कार बेच दी। उसने किसको बेच दी, तो राम मोहन श्याम रहता, तब बनता जी। उसके बाद नेक्स्ट, उसने किसे बेच दी, इसका भी उत्तर नहीं मिल रहा है, तो एक का उत्तर मिल रहा है, मतलब सकर्मक हो जाएंगे, ठीक है। इस ट्रिक को आप विशेषता ध्यान रखिएगा, इस ट्रिक के बेसिस पर पूरा का पूरा ये सेटअप बन जाएगा, ठीक है। बस आपको ट्रिक को पकड़ना है बॉस, ठीक है। ट्रिक आपने पकड़ डाला मतलब सब कुछ बन डाला, ठीक। देखते हैं, ठीक है जी। तो उसी ट्रिक का इसमें प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है अध्यापक ने लड़के को पीटा, ठीक है। तो अध्यापक, ये लड़के क्या हो, कर्म, ये कर्ता, ये क्रिया। अध्यापक ने क्या पीटा, उत्तर नहीं मिला। अध्यापक ने किसको पीटा, तो लड़के को पीटा, उत्तर मिल गया, तो ये सकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर उसकी व्याख्या भी दिया है। इस वाक्य में अध्यापक कर्ता द्वारा पीटने का कार्य का फल लड़के कर्म पर पड़ रहा है, इस कार्य क्या हो जाएगा, सकर्मक, ठीक। उसी प्रकार देखेंगे, वह अच्छा लिखता है, ठीक है। उसके बाद गीता ने पुस्तक पढ़ी। मैं आजकल खूब पढ़ता हूँ। मैं घड़ा भरता हूँ। राम आम खाता है। ये चीज़ें तुम्हारे जी ललचाती हैं। उसने कार बेच दी। मैं अपना सिर खुजाता हूँ, ठीक है। तो ये सब याद रखना किसके उदाहरण है, तो सकर्मक के। अब सकर्मक के भी दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक, दूसरा द्विकर्मक। तो मैंने बताया था वहाँ पर ट्रिक में, यदि एक का उत्तर मिला तो एक कर्मक, दो का मिला तो दो कर्मक, तीन का मिला तो भी द्विकर्मक। तो एक कर्मक यहाँ पर बात करेंगे कि जिस क्रिया का प्रभाव एक ही कर्म पर पड़े तो उसे एक कर्मक, जैसे हिमेश आम खाता है, तो हिमेश क्या खाता है, आम खाता है, ठीक है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। द्विकर्मक में जिस क्रिया का प्रभाव दो ऑब्जेक्ट पर पड़ता है उसे द्विकर्मक कहते हैं। इसमें मुख्य कार्य क्रिया के समीप और गौड़ कर्म क्रिया से दूर होता है। आगे हम देखेंगे कर्म ऑब्जेक्ट का प्रकार। जैसे वह राम को पुस्तक देता है, तो यहाँ पर वह हो गया सब्जेक्ट और देना हो गया क्रिया। राम और पुस्तक दो ऑब्जेक्ट हो गया। तो वह क्या देता है, वह पुस्तक देता है। वह किसको देता है, राम को देता है, तो ये द्विकर्मक हो जाएंगे। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, तो ममता क्या हो गई, कर्ता हो गई और खिलाना क्रिया, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट या कर्म दो हो गए, एक रोटी दूसरा कुत्ता। तो ममता क्या खिलाई, तो रोटी। ममता किसको खिलाई, तो कुत्ते को खिलाई, ठीक। नेक्स्ट, तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो, तुम मुझे क्या दिखला रहे हो, तो चित्र, ठीक है। उसके बाद किसको, तो मुझे, किसे, तो मुझे, ठीक है। उसके बाद गुरु ने शिष्य को पोथी दी। गुरु ने क्या दी, पोथी दी। गुरु ने किसको दी, तो शिष्य को दी, ठीक है। इस प्रकार से आप ट्रिक का यदि उपयोग करते हैं, बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको मिलेगा जी। चलिए हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट या कर्म के प्रकार। तो कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मुख्य कर्म, दूसरा होता है गौड़ कर्म, ठीक है। मुख्य कर्म ये क्रिया के समीप होता है। जैसे श्वेता ने रीना को बांसुरी दी, तो यहाँ पर श्वेता कर्ता हो गया, रीना कर्म और बांसुरी भी कर्म हो गए और देना क्रिया हो गया, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो ये क्रिया हो गया देना। तो क्रिया के समीप जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं मुख्य ऑब्जेक्ट या मुख्य कर्म। जैसे यहाँ पर श्याम अपने भाई के साथ फिल्म देखने गया, तो देखने गया फिल्म अपने भाई, ठीक है। और इसमें क्रिया से दूर होता है जी गौड़ कर्म।
नेक्स्ट मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होता है तो वही गौण कर्म प्राणीवाचक होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो मुख्य कर्म यह विभक्ति रहित होता है, उसमें किसी प्रकार विभक्ति नहीं होता, जबकि इसमें विभक्ति सहित होता है और को लगता है आमतौर पर। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पर जो उदाहरण दिया है इसके आधार पर देख सकते हैं हम। कैसे देख लीजिए, श्वेता ने रीना को बांसुरी दी, तो यहाँ दी सकर्मक का दो कर्मक है। ठीक है, एक बांसुरी और दूसरा रीना, जहाँ बांसुरी मुख्य कर्म और रीना गौण कर्म। देख सकते हैं हमने पढ़ा परिभाषा में कि जो क्रिया होता है उसके समीप जो कर्म होता है मुख्य कर्म, उससे जो दूर होता है वह गौण कर्म, और ये अप्राणीवाचक होता है, ये प्राणीवाचक होता है, इसमें को विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे बच्चे गुरुजन को प्रणाम करते हैं तो करना क्रिया हो गया। ठीक है, गुरुजन एक कर्म हो गए और प्रणाम भी एक कर्म हो गया। ठीक है जी, तो एक अप्राणीवाचक होता है, दूसरा प्राणीवाचक होता है। ठीक है, तो ये मुख्य और ये गौण कर्म। सुरेंद्र ने छात्र को गणित पढ़ाया, तो पढ़ाना क्रिया हो गया, ये क्रिया के समीप है गणित, इस कारण ये मुख्य कर्म हो गया, और छात्र याद रखना गौण कर्म हो गया। उसी प्रकार गुरु ने शिष्य को पोथी दी। ठीक है, तो ये देना क्या हो गया जी, क्रिया हो गया। पोथी याद रखना क्रिया के समीप कारण मुख्य क्रिया, और ये शिष्य दूर होने के कारण गौण कर्म हो गया। ठीक है, याद रखना क्या होते हैं, तो ये अप्राणीवाचक होते हैं, ये प्राणीवाचक होते हैं, इनके साथ कोई किसी प्रकार विभक्ति नहीं लगता, इनके साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये सकर्मक और अकर्मक में परिभाषा। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, देखते जाइए, पहला है सामान्य क्रिया। जब वाक्य में एक क्रिया का पता चले तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं, जैसे खाना पीना रोना धोना, जो सामान्य सेंटेंस होता है वो सब। ठीक है, उसके बाद अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक मतलब किसी को कॉपी करना समझिएगा, और ध्वनि की कॉपी करोगे तो ध्वनि के अनुकरण से जो क्रिया बनती है उन्हें अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। या कुछ क्रियाएं ध्वनि पर आधारित होती हैं, अर्थात ध्वनि के आधार पर बनाई जाती हैं, ये अनुकरणात्मक क्रिया या ध्वनात्मक क्रिया भी इसे कहते हैं। जैसे फड़ से फड़फड़ाना, ठीक, भन भन से भन भनाना, पक्षी फड़फड़ाते हैं, मक्खियाँ भनभनाते हैं, मिमिया से मिमियाना। ठीक है, उसी प्रकार बात करेंगे और तो देख लीजिए, थप से थपथपाना। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका उदाहरण है, मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। ठीक है, मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, चिड़ियाँ चहकाती हैं, घोड़े हिनहिनाते हैं। दंदनाओ मत, और दंदनाना भी एक प्रकार का क्या है, तो अनुकरणात्मक या ध्वनात्मक क्रिया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट बात करेंगे संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक क्रियाओं या संज्ञादि के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, संयुक्त मतलब दो या दो से अधिक के मिलाप से बने, उसी को बोल रहा है। जैसे वह खाना खा चुका। ठीक है, वह खाना खा चुका, इस वाक्य में खाना और चुकना दो क्रिया का पूर्ण संयोग से बना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट राम रोने लगा। यहाँ पर रोना एक क्रिया है और लगा एक क्रिया है। नेक्स्ट वह घर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँचना एक क्रिया है और गया भी एक क्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट वह अपना काम कर चुका होगा, तो करना भी और चुका भी। ठीक है, दोनों जाएंगे। नेक्स्ट तुम प्रतिदिन खेलने जाया करो। ठीक है, तो एक बार एग्जाम में आया था कि संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो उसका उत्तर उन्होंने लिया है 11 भेद होते हैं। अब कौन कौन से हैं, हालांकि इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सरसरी तौर पर हम देख सकते हैं 11 भेद कौन कौन से हैं। पहला आरंभ बोधक, वे क्रिया जिससे किसी वह शब्द जिसे या वह क्रिया जिसे क्रिया आरंभ होने का बोध हो तो उसे आरंभ बोधक क्रिया। जैसे पानी बरसने लगा, हमको आरंभ की सूचक हो रहे। ठीक है, राम पढ़ने लगा। ठीक है, उसके बाद समाप्ति बोधक, इस क्रिया से हमें किसी भी कार्य का पूर्णता या समाप्ति होने का पता चले। जैसे पानी बरस चुका, वहाँ पर पानी बरसने लगा मतलब शुरू हुआ, और ये पानी बरस चुका, राम पढ़ चुका। अवकाश बोधक में इसमें ड्यूरेशन का बताएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं राम मुश्किल से सो पाया। अनुमति बोधक में इसमें आपको अनुमति
का बोध होगा, जैसे मुझे बोलने दो, मुझे आने दो, मुझे खाने दो, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो। ठीक है, इसमें नित्यान्त बोधक मतलब कंटिन्यूस। ठीक, इसमें कार्य नित्यता का बोध होगा, जैसे राम पढ़ रहा है, वर्षा हो ही रही है, वह खेल ही रहा है। नेक्स्ट आवश्यकता बोधक, इसमें कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य होने की बोध होता है, आपको यह काम करना चाहिए, यह आवश्यकता की बोध हो रही है, यह काम मुझे करना पड़ता है, ये भी आवश्यकता का ही बोध हो रहा है। उसी प्रकार निश्चय बोधक में इसमें संयुक्त क्रिया के व्यापार की निश्चितता का बोध होता है, निश्चितता का। ठीक है, राम बीच में ही बोल उठा। ठीक, नेक्स्ट जाएंगे इच्छा बोधक। इच्छा बोधक मतलब इसमें आप किसी के लिए इच्छा व्यक्त करेंगे कि काश आप सभी नौकरी पा जाएं, आप सभी डिप्टी कलेक्टर बन जाएं, तो वैसे याद रखना इच्छा व्यक्त होगा। नेक्स्ट अभ्यास बोधक में, इसमें अभ्यास के बोध, जैसे वह लिखना सीख रहा है, वह खेलना सीख रहा है, वह पढ़ना सीख रहा है। ठीक, वैसा शक्ति बोधक में इसमें शक्ति का बोध होगा कि तुम बोल सकते हो, तुम चल सकते हो। ठीक है, और लास्ट पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है उसी को बोलते हैं पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। जैसे पड़ोसी से बराबर मिलते जुलते रहना, वह पढ़ा लिखा करता है। ठीक है, तो यदि आप इसको पढ़ लिए कि संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इतने में ही बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट संयुक्त क्रिया के बाद हो जाएगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वहाँ क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होता है। ठीक है, जैसे लिखना से लिखवाना, जैसे पढ़ना से पढ़वाना, जीतना से जितवाना, करना से करवाना। ठीक है, तो ये है प्रेरणा। ठीक है, जिन क्रियाओं का बोध, एक बात देख लीजिए, स्वयं कर्ता ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाने की बात आती है, वहीं पर होता है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे लिखना से लिखवाना बोला मैंने, उसी प्रकार पढ़ना से पढ़वाना, जितना से जितवाना, करना से करवाना। जैसे जमींदार ने हलवाहों से खेत जुतवाया। ठीक है, जैसे राम कोई काम नहीं करता है। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में राज्योलक्षण मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य करवाया गया। ठीक है, उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया भी 2 प्रकार के होते हैं जी। कौन कौन से 2 प्रकार के आप देख सकते हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम मतलब जिस प्रेरणार्थक क्रिया में स्वयं कार्य करने में शामिल होते हैं, जैसे वो हम पुस्तक बनाते हैं, हम सब मिलकर, मैं भी इसमें शामिल हूँ। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में जहाँ कर्ता स्वयं न होकर किसी अन्य को कार्य प्रेरित करना, अन्य किसी व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरित करता है, वहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जैसे हम पुस्तक बनवाते हैं। ठीक है, बन जाएंगे। चलिए उसके बाद मोस्ट एमपी, अति मोस्ट एमपी है, इसको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किससे बनता है, तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है, इनसे ही नाम धातु क्रिया बनता है, याद रखना चाहिए। ठीक है, नाम धातु क्रिया किससे बनता है, तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से ही नाम धातु क्रिया बनता है। जैसे देख लीजिए, बात से बतियाना, ठीक है, हाथ से हथियाना, दुख से दुखियाना या दुखी होना, शर्म से शर्माना, लात से लतियाना, झूठ से झुठलाना। ठीक है, तो ये आपका संज्ञा है, बात, बतियाना, हाथ हथियाना, दुख से दुखियाना या दुखी होना, शर्म से शर्माना, लात से लतियाना, झूठ से झुठलाना। सर्वनाम में अपना से अपनापन, पराया से परायापन। उसी प्रकार विशेषण में गरम से गरमाना, नरम से नरमाना, दोहरा से दोहराना, चिकना से चिकनाना, लालच से लालचाना, लज्जा से लजाना जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी आया था, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो नाम धातु क्रिया किससे बन रहा है, तो तीनों चीज़ का रखना पड़ेगा। कौन कौन है, तो नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। ठीक है, देख लीजिए प्रश्न, सीजी व्यापम साप एग्जाम 2018 का ये प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्या है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है, बराबर है। प्रश्न है सीजी व्यापम साप 2018 में दिया है, निम्नलिखित में से हथियाना क्रिया का प्रकार है, नाम धातु रूप का, सकर्मक का, आक्रमक का, समापिका का। तो ये नाम धातु हाथ से बना है, हथियाना। दुखी होना क्रिया का उदाहरण है, तो ये भी नाम धातु का उदाहरण अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो विस्तार से पढ़िए, ये हमारे पुस्तक में कंप्लीट दिया हुआ है, आप इसी से पढ़कर अच्छे ढंग से बना सकते हैं जी। उसके बाद नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया में संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ क्रिया जोड़ने पे जो संयुक्त क्रिया बनता है उसी को कहता है नाम बोधक क्रिया। याद रखना, नाम बोधक क्रिया। जैसे भस्म धन करना बराबर भस्म करना। ठीक उसी प्रकार
दुखी धन होना बराबर दुखी होना, निराश धन होना बराबर निराश होना। ये भी एग्जाम बच्चों को, इसको भी ध्यान रखना। पूर्वकालिक क्रिया मतलब जब कर्ता एक काम करने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ करता है तो उसी को बोला जाता है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे आप तुरंत नहाकर भोजन करना शुरू किए, ठीक है, आप तुरंत उठ के ब्रश करना शुरू किए, ठीक है। इसमें दिया है उसने नहाकर भोजन किया, ठीक है। अपना पाठ पढ़कर खेलो, पुजारी ने नहाकर पूजा की, वह खाना खाकर सो गया, वह सुनकर चले गया। देख लीजिए, उसने नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर तुरंत क्या किया, भोजन किया। अपना पाठ पढ़कर खेलो, पढ़ो उसके बाद खेलो। पुजारी ने नहाकर पूजा की, नहाकर पूजा की। वह खाकर सो गया, खाना खाया फिर सो गया। वे सुनकर चले गए, सुने और चले गया, ठीक है। तो ये कहलाता है पूर्वकालिक क्रिया। याद रखना, एकदम सिंपल है। वह क्रिया जिसमें एक कार्य समाप्ति के बाद उसी क्षण दूसरा काम प्रारंभ हो जाता है, उसी को बोलता है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक। नेक्स्ट तत्कालिक क्रिया। वह क्रिया जो पूर्वकालिक क्रिया की तरह मुख्य क्रिया के पहले खत्म होती है, लेकिन इसमें मुख्य क्रिया के समय का अंतर बहुत कम होता है, इससे तत्कालिक क्रिया। जैसे शेर देखते ही वह बेहोश हो गया, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा शेर के आते जाते तक दिखा, शेर देखते ही बेहोश हो गया, मतलब पहले क्रिया समाप्त होने के पहले ही दूसरा क्रिया समाप्त। खाते खाते ही वह सो गया, खा ही रहा था कि सो गया। नेक्स्ट सहायक क्रिया। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करती है, उस हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे वह आता है, तो आना एक क्रिया है और है एक प्रकार का सहायक क्रिया है। तुम सोए हुए हो, ठीक है, सोना एक क्रिया हो और हो वाला एक सहायक क्रिया है। विविध या विधि क्रिया में याद रखना, वह क्रिया जिससे हमें आज्ञा का पता चलता है उसे कहा जाता है विविध क्रिया या विधि क्रिया। जैसे तुम घर जाओ, तुम आओ, तुम लिखो, तुम पढ़ो, ठीक है। चलिए, ये कंप्लीट हो गया आपका थ्योरी सेगमेंट। अब देखते हैं विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न को। ये मोस्ट एमपी है और ये जरूरी है आपको सॉल्व करना जी, इसके बिना आपका पढ़ाई अधूरा है, मान चलिए। देखते हैं सकर्मक क्रिया में किसकी प्रधानता होती है, बताइए जी, पढ़ चुके हैं। तो कर्म की प्रधानता होती है। ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती, इस वाक्य में ललचाती है निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक, पूर्वकालिक, अकर्मक और प्रणार्थक। तो ये चीज़ें क्या ललचाती है? तो जी ललचाती है, तो यह आपका सकर्मक उदाहरण होगा। मोहन फल खाता है, वाक्य में खाता किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, असंयुक्त क्रिया। मोहन क्या खाता है? तो फल खाता है, तो ये आपका सकर्मक हो जाएगा। व्युत्पत्तिक दृष्टि से धातु कितने भेद? हमने भी पढ़ा है। तो व्युत्पत्तिक दृष्टि से धातु के 2 भेद हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हथियाना क्रिया का प्रकार है। अभी हम लोग पढ़े हाथ से हथियाना, ठीक है, दुख से दुखी होना वाला। तो ये आपका नाम धातु रूप है, याद रखना। दुखी होना किस प्रकार क्रिया के उदाहरण है? तो मैं वही बताया था दोनों को जी, ठीक है, नाम बोधक या नाम धातु क्रिया, याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका मैं अपना सिर खुजाता हूँ, ठीक है। तो मैं अपना क्या खुजाता हूँ? तो सिर खुजाता हूँ, तो ये सकर्मक में जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? राम दौड़ा, तो यहाँ पर तो आपको क्या नहीं है, कर्म है नहीं, तो कहाँ सकर्मक होगा? मैं रुक गया, तो रुकना क्या हो जाएंगे? सकर्मक नहीं होगा, अकर्मक ही होगा। उसने कार भेज दी, उसने क्या भेज दी? कार भेज दी, ये उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सकर्मक क्रिया है राम आम खाता है, राम खाता है, वह खाता है, इनमें से कोई नहीं, तो राम आम खाता है, इसका सकर्मक उदाहरण है जी। नेक्स्ट, यहाँ देख सकते हैं आप, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो पूर्वकालिक क्रिया। अभी हम लोग पढ़े कि तुरंत एक क्रिया कंप्लीट होने के बाद दूसरा क्रिया शुरू होना, यही कहलाता है पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, परिभाषा ही पढ़ें। रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं? 2, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और गुरु ने शिष्य को पोथी दी, इस वाक्य में शिष्य पोथी क्रमशः क्या है? तो गुरु ने शिष्य को पोथी दी, तो ये पोथी मुख्य कर्म है और शिष्य गौण कर्म है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका बताया था ना मैं ट्रिक आपको कि जो क्रिया के समीप हो
ठीक है, इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जो क्रिया के समीप हो, जैसे क्रिया देना है वह मुख्य कर्म होता है, जो दूर हो वह गौण कर्म होता है। मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होता है और गौण कर्म प्राणीवाचक होता है। ये विभक्ति रहित होता है, इसमें को विभक्ति सहित होता है, बताया था ना अभी पढ़े थ्योरी में। नेक्स्ट, लिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो पढ़े थे हम लोग, हिनहिनाना, मिमियाना, फड़फड़ाना, लेकिन झुठलाना उसका भाग नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, कौन से वाक्य द्विक्रमक क्रिया है? एकदम स्पष्ट है, आपको दो उत्तर मिल गए, द्विक्रमक हो जाएंगे। वह राम को पुस्तक देता है, देख लीजिए वह क्या देता है? पुस्तक देता है। वह किसको देता है? राम को देता है, तो यही होगा जी। वह राम को सुलाता है, वह क्या सुलाता है? नहीं मिल रहा। वह किसको सुलाता है? राम को, एक उत्तर मिल रहा है। नेक्स्ट, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, ठीक है, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, ये भी नहीं होगा। आज तो खाना खाना ही पड़ेगा, ठीक, ये भी नहीं होगा, तो यही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, जिस मूल शब्द से विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे धातु कहते हैं, हमने पढ़ा अभी। किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मोर नाच रहा है, महेश रुग्ण हो गया है, राम ने रावण को मारा, ममता ने कुत्ते रोटी खिलाई, इनमें से कोई नहीं। मोर नाच रहा है, मोर क्या कर रहा है? नाच रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर नाचना हो जाएगा, तो नाच रही क्रिया ही है, ठीक है, तो यहाँ पर कर्म ही नहीं। महेश रुग्ण हो गया, रुग्ण होना एक क्रिया ही है, ठीक है, तो ये भी अकर्मक हो जाएंगे। नेक्स्ट, राम ने रावण को मारा, राम ने क्या मारा? ठीक है, राम ने किसको मारा? रावण को, तो ये एक कर्म हो जाएंगे। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, ममता क्या खिलाई? रोटी। ममता किसको खिलाई? कुत्ते को, तो एक कर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट, कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है? देख लीजिए, वे वहाँ से अभी अभी आए हैं, ठीक है, तो वे वहाँ से एक हो जाएंगे और अभी अभी आना, आना मतलब क्रिया, तो इसमें कर्म था ही नहीं, यही तो होगा जी। मैं आजकल खूब पढ़ता हूँ, वह अच्छा लिखता है, मोहिका बहुत खाती है, तो यही इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित वाक्यों में किसमें पूर्वकालिक क्रिया है? किसमें पूर्वकालिक मतलब तुरंत एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू हुआ, तो उसने नहाकर भोजन किया, यही तो। वह धीरे धीरे खा रहा है, मुझे पुस्तक सौंपी गई, वह शाम को पहुंचेगा, तो यही उसका उपयुक्त उत्तर है। हमने इसके बारे में अध्ययन भी किया है जब पढ़ा तो वहाँ पर, तो ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और निम्नलिखित वाक्य में अकर्मक क्रिया वाक्य है, बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है, तो ये सकर्मक है। इस टब को पानी से भर दो, सकर्मक है। माँ बेटे को खाना खिला रही, ये भी सकर्मक है। चाचा जी ने मुझे पत्र लिखे, भी सकर्मक। तीनों सब चारों सकर्मक क्रिया, इसका विलोपित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? श्याम चावल खाता है, श्याम क्या खाता है? चावल खाता है, सकर्मक हो गया। ज्योति रोती यही है, इसमें किसी भी प्रकार का कर्म नहीं है। और रोना वैसे भी अकर्मक है, हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट, मैंने उसे पुस्तक दी, मैंने उसे क्या दी? पुस्तक दी, किसको? तो उसे, तो ये आपका द्विकर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट, उसकी कमीज है, ठीक है, ये क्या है? उसकी क्या है? तो कमीज है, ठीक। नेक्स्ट, संयुक्त क्रिया के प्रकार, तुमने पढ़ा है कि संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार होते हैं, एग्जाम आ चुका है। नेक्स्ट, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? तो क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है धातु, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रिया, इसको बढ़िया पढ़िए, हमारे पुस्तक में डिटेल्स दिया है, अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं। इसी को बार बार रिवाइज कीजिए, निश्चित तौर पर ये आपसे सॉल्व होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।